अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है और इनका रोल क्या है। पिछला जो हमारा टॉपिक था, अगर मैं उसको रिवाइज करूँ तो वो हमने ये पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स कितनी होती है। तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक डायपोल डायपोल होती है और दूसरी कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब ये डायपोल डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी ये नेचर में किस तरह एग्जिस्ट करती हैं और इनकी वैल्यू और वर्थ क्या है। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, तो वो है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। यानी आप वाटर की प्रॉपर्टीज़ कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बाय इस तरह बताएंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है। ये हमें किसके ज़रिए पता चलती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब क्योंकि हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसको मेल्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर है, उसकी डेंसिटी क्या है, ये तमाम हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में पढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स such as DNA and proteins। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आपको पता है डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ये डीएनए में कैसे हेल्पफुल होती है, आपको पता है कि डीएनए जो है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं, जैसे एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब इन दोनों को आपस में बॉन्डिंग जब इनके दरमियान होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो वहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो अपना रोल प्ले करती है और इनको बाइंडिंग में हेल्पफुल होती हैं, यानी इनके दरमियान बॉन्ड बनाती है। प्रोटीन्स भी आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स में भी जो बॉन्ड बनता है वो किसके ज़रिए बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज़रिए बनता है। इसका थर्ड जो पॉइंट है वो है कि एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाइज इज़ डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है कि एडहेसिव जो एक्शन है इनका, यानी चिपकने वाला एक्शन, जैसे आपको पता है कि कोई भी गम होता है, ग्लू होता है, जिस तरह आप कह लें ग्लूज़ कह लें, पेंट्स कह लें और रेजन्स कह लें। रेजन्स भी यानी स्टिकी मटेरियल को कहते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जब आप बाइंड करती हैं तो ये किसके ज़रिए, किस वजह से बाइंड करती हैं, ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से बाइंड करती हैं। इनके जो चिपकने का अमल ही है वो किसके ज़रिए है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन और जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है वो हम फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। इसकी भी एक और टाइप होती है। तो इनके ज़रिए ये आपस में एडहेसिव एक्शन का रोल प्ले करते हैं। और दो मतलब सिंथेटिक रेजन्स यानी दो चीज़ें जब आपस में जुड़ती हैं तो वो किसके ज़रिए जुड़ती हैं, ये भी हमें पता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके अलावा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन के साथ जुड़ती हैं। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसका हम जो फर्दर टॉपिक है वो है, आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में चार्ज हो। फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड्स में हम एग्जांपल किसकी देंगे, NaCl में। NaCl में आपको पता है कि सोडियम लॉस करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन गेन करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कौन से कंपाउंड होते हैं, NaCl हो गया सोडियम वाला ये, और इसका सीजियम क्लोराइड, ये तमाम फॉर एग्जाम्पल आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, ETC। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड्स की है वो कि आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन इन नेचर यानी ये कुदरत में क्रिस्टलाइन के तौर पे पाए जाते हैं, यानी 3 डायमेंशन फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन जैसे नाम से ज़ाहिर है क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे एक डायमंड है ना, डायमंड आप उसको किसी भी एज से देखें तो वो उसी एज से देखेंगे तो वो डायमंड लगेगा। लेफ़्ट राइट 3 डायमेंशनल की बात की जाती है, 3 डायमेंशनल 3D की बात की जाती है कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं इन नेचर। अगर इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें कि ये क्रिस्टलाइन नेचर कैसे होते हैं, तो हमें पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें हर सोडियम का एटम सराउंडेड है बाय 6 क्लोरीन एटम एंड ईच क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम एटम। यानी अगर आपको समझाना पड़े तो ये ऐसे है कि ये सोडियम का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है।
इसमें आप क्या कह रहे हैं कि ये एक सोडियम का मॉलिक्यूल है और इसको 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया है। ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल, ये 6 मॉलिक्यूल हैं क्लोरीन के, उन्होंने इस सोडियम के एक एटम को सराउंड किया है। ठीक है, यहाँ पे भी कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या कहेंगे कि ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एटम यानी आयंस। ठीक है, एंड ईच क्लोरीन आयन, अब ये क्लोरीन आयन भी फर्दर किससे सराउंड होगा? 6 सोडियम एटम से। ठीक है, अब यहाँ 3 डायमेंशनल है, मेरे पास जो ये पेपर है ये 2 डायमेंशनल, मेरे पास ये पेपर जो है वो 2 डायमेंशनल है, तो ये 3 डायमेंशनल तो नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको यहाँ पे 6 सोडियम एटम भी बना के दिखाए जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इसकी एग्जांपल को समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को, कि इन NaCl ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एटम एंड ईच क्लोरीन एटम यानी क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम एटम। ठीक है, सोडियम आयन सिंपल अगर हम कहेंगे कि NaCl में देखा जाए तो सोडियम का जो आयन है वो क्लोरीन के 6 आयन के साथ सराउंड किया गया है, जबकि क्लोरीन का जो आयन है वो सोडियम के 6 आयन से वो भी क्या हुआ है? सराउंडेड हुआ है। तो ये क्या है? क्रिस्टलाइन इन नेचर यानी 3D इन नेचर। उसके बाद अगर फर्दर हम एक और इसकी एग्जांपल है यहीं ले लेते हैं सीजियम क्लोराइड की। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड में क्या कहता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज डिफरेंट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। इन सीजियम क्लोराइड ईच सीडियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोरीन आयन एंड ईच क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इस तरह कुछ बता रहा है। कह रहा है अगर ये सीजियम आयन है ना, तो ये कितने क्लोरीन आयन के साथ सराउंडेड है? तकरीबन 8। कितने? 8। ठीक है, यानी NaCl की निस्बत सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि NaCl में हर सोडियम एटम को 6 क्लोरीन एटम ने सराउंड किया हुआ था और हर सोडियम क्लोरीन को 6 सोडियम आयन्स ने सराउंड किया हुआ था। लेकिन सीजियम क्लोराइड में क्या है कि हर सीजियम आयन को 8 क्लोरीन आयन ने सराउंड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर क्लोरीन आयन को कितने सीजियम आयन ने सराउंड किया हुआ है? सीजियम 8 आयन ने। कितने? 8। सिंपल है कि तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड और क्रिस्टलाइन इन नेचर, वो कैसे? जिसमें हमने सोडियम NaCl की एग्जांपल है। NaCl में हमने कहा कि हर सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोरीन आयन के साथ क्या सराउंड किया हुआ है? 3 डायमेंशनल फॉर्म में। और हर क्लोरीन आयन जो है 6 सोडियम आयन के साथ क्या किया हुआ है? सराउंड किया हुआ है। इसी तरह सीजियम क्लोराइड में क्या कह रहा है कि हर सीजियम जो है वो कितने? 8 क्लोरीन आयन के साथ सराउंड किया हुआ है। इसी तरह ही हर क्लोरीन आयन 8 सीजियम आयन के साथ सराउंड किया हुआ है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेल्सियस। कि आपको पता है जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको तोड़ने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बॉयल यानी उनको हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इसमें मैंने एग्जांपल दी है NaCl की। फॉर एग्जांपल NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? वो 801 डिग्री सेल्सियस, यानी 801 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको लेके जाएंगे तब जाके NaCl जो है वो किस फॉर्म में होगा? मेल्टिंग फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? वो मेल्टिंग फॉर्म में होगा। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं। मोल्टन स्टेट क्या? यानी लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से वो चीज़ अंडरस्टैंड हो सके। मेरे पास यहाँ एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में मैंने NaCl का ये सोल्यूशन ले लिया, यानी किसका सोल्यूशन ले लिया, NaCl का सोल्यूशन ले लिया। NaCl का जब मैंने इसमें सोल्यूशन लिया, उसके बाद मैंने इसके बीच में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड मैंने एनोड का लगा दिया, एनोड जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिया कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैंने यहाँ एक बैटरी लगा ली। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब मैंने क्या किया कि एनोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और कैथोड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। सॉरी, कैथोड को मैंने बैटरी के, एनोड को हम लोग, ठीक है। अब ये एनोड है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और कैथोड को मैंने नेगेटिवली चार्ज है, इसको बैटरी के नेगेटिव चार्ज से जोड़ दिया। अब जब इसमें हमने सोडियम के आयन को हम छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोरीन के आयन को हम बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ही वोल्टेज जब इसमें से गुजारा जाएगा तो सोडियम और क्लोरीन के आयन टूट जाएंगे, ठीक है। ये सोडियम के आयन और ये क्लोरीन के आयन, ये क्लोरीन के आयन, ये सोडियम के, ये सोडियम के और ये क्लोरीन के, ये क्लोरीन के और ये सोडियम के, यानी ये आयन अपने स्प्लिट हो जाएंगे। यानी ये सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सोडियम पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज आता था, सोडियम किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ। और आपको पता है क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। जब वो एनोड की तरफ मूव करेगा तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे फिगर शोज दैट मेल्टेड NaCl हैज़ सोडियम आइंस, ठीक है, सोडियम आइंस एंड क्लोरीन आइंस फ्री टू मूव थ्रू द आउट द मोल्टन सॉल्ट। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, sodium ions move towards the cathode and chlorine ions move towards the positive electrode, ठीक है। This movement of ion inside a cell is responsible for the flow of electricity between the electrodes in the external wire। फिर ये जब मूवमेंट होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रोड से एक्सटर्नल वायर में करंट का जो फ्लो होगा वो इन आयंस के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने की वजह से हो। इसका जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है कि aqueous solution of ionic compounds also conduct electricity. This is because when an ionic compound dissolves in water, the ions are free to move in the aqueous solution, ठीक है। उसका aqueous solution में भी इलेक्ट्रिसिटी, जो सोडियम क्लोराइड के आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री टू मूव करना शुरू कर देते हैं। aqueous solution मतलब aqueous किससे कहते हैं, aqua यानी वाटर, यानी वाटर का सोल्यूशन। वाटर के सोल्यूशन में भी आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होने के बाद क्या करते हैं, फ्री टू मूव करना शुरू कर देते हैं। जब फ्री टू मूव करेंगे तो इट्स मीन कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे, ठीक, कंडक्शन। यानी एक्वस सोल्यूशन में फॉर एग्जांपल वाटर की बात करें तो एक्वस सोल्यूशन में भी आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में आयनिक कंपाउंड्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जब डिसॉल्व हो जाते हैं तो उनके जो आयंस हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन की ले लें तो वो फ्री टू मूव, यानी वो आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर सोडियम आयन है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ, और अगर क्लोरीन आयन है वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। जब ये आयंस अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट उनमें से क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन ईजिली हो जाएगी। अगर इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हमें पता है कि यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हेल्प करती हैं, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बताने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज DNA और प्रोटीन में भी हेल्प करती है। यानी DNA में ये बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब नाइट्रोजनस बेसिस वहाँ अवेलेबल होती है उसके दरमियान बॉन्डिंग करती हैं, और प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स में ये अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद इसके अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्लूज, पेंट्स और रेजन्स में पाई जाती हैं। जो भी ग्लूज, पेंट्स और रेजन्स का एडहेसिव एक्शन होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। हमने कहा आयनिक कंपाउंड्स जो है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये क्रिस्टलाइन इन नेचर है, यानी ये 3 डायमेंशनल है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की हमने यहाँ बात की तो हमने कहा कि हर सोडियम 6 क्लोरीन एटम के इर्द गिर्द गिरा हुआ है और हर क्लोरीन एटम 6 सोडियम एटम के इर्द गिर्द क्या हुआ है, सराउंड किया है। इसी तरह सीजियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड से स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सीजियम क्लोराइड में हर सीजियम जो है वो 8 क्लोरीन एटम के साथ सराउंड किया गया है और हर क्लोरीन एटम भी 8 सीजियम एटम के साथ, आयंस के साथ। उसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट
फॉर एग्जांपल NaCl, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट, इन लिक्विड फॉर्म में भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। कैसे कि जब ये आयनिक कंपाउंड्स का सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो इनके पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से वायर में से एक इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास आउट हो जाता है। उसके बाद एक्वस सोल्यूशन में भी ये क्या करते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और इनके आयंस फ्री टू मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से क्या हो जाती है, कंडक्शन हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो सकें।